प्रणाम सबको। आज हम अपना बजट आ गया है, एक आत्मनिर्भर भारत की एक कल्पना लिए हुए बजट पेश हो चुका है और गति शक्ति देने का एक विचार रखा गया है। कुछ लोग अब इसमें सबके अपने अपने राय हैं, कुछ लोग खुश हैं, कुछ ना खुश हैं, कुछ अपने ओपिनियन दे रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि लोगों की अपने अपने तरीके से उम्मीद लगी रहती है कि उन्हें क्या चाहिए। स्वार्थ भी होता है अपना अपना, लेकिन आई थिंक अब स्वार्थ का समय ख़त्म हो गया है। हमारे यहाँ पॉपुलेशन देखें तो हमारे पास 2% लैंड है और 18% हमारे पास पॉपुलेशन है, जो एक वर्ल्ड का बहुत बड़ा, हर छठा आदमी हमारे यहाँ है। तो उसके प्रेशर में एक हमारा ये बजट पेश हुआ है। इसमें भी सरकार के सामने बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिनको फुलफ़िल करना उनके कोशिश करते हैं। लिमिटेड मनी है, लगातार डिफिशिएंट बजट आ रहा है। डिफिशिएंट मतलब होता है जितना हमारी जीडीपी होती है, कमाई होती है, उससे ज़्यादा जब हम खर्च करते हैं तो वो डिफिशिएंट बजट कहलाता है। और डिफिशिएंट बजट इसलिए भी होता है कि आपने देखा होगा 70 साल से हम स्लोली चल रहे थे। हमने कोई डिफेंस पे खर्च नहीं किया था, रोड नहीं थी, बिजली भी नहीं थी, दिन दिन भर बिजली जाती थी और पानी नल की हाहाकार मची थी। अब इसी कारण स्कूल भी नहीं चल रहे थे ठीक से, तो लोगों का माइग्रेशन हुआ शहर की तरह और एक अव्यवस्था वाली स्थिति पैदा हो गई है। तो 10-15 साल में पिछले गवर्नमेंट ने थोड़ा सा अपने इसको कोशिश की है इसको चेंज करने की, जिसमें देखा गया होगा कि अभी रेल पे 2.93 हज़ार करोड़ का रेल का बजट दिया है। और आपने देखा होगा रेल में भी काफ़ी सिक्योरिटी भी आई है और नए पैटर्न पे फास्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन चलने लगी हैं, मेट्रो आ गई हैं, तो उससे चेंज आया है। और 2.23 हज़ार करोड़ का फूड सब्सिडी देती है सरकार। आपने देखा होगा गरीबी बहुत हो जाने के कारण सरकार फ्री राशन और ये दूसरी सुविधाएं बांटती है, तो उसमें उनका पैसा चला जाता है, क्योंकि गरीबी इतनी हमारी मानसून पर डिपेंड इकॉनमी है और पॉपुलेशन ज़्यादा होने से। दूसरा हमारे यहाँ एक और ख़राबी हो गई है, बांग्लादेश, नेपाल, बर्मा, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, सब तरह से जो पॉपुलेशन आ गई है, तो उसने काफ़ी कुछ प्रेशर भी डाला है और इस तरह से इलीगल एक्टिविटी भी होती है इसी को लेके। तो इसीलिए ये एक सरकार के सामने एक दुविधा होती है कि वो बजट कैसे पेश करे। उसमें ऑयल एक गैस एक बहुत बड़ा ये है, 12,000 करोड़ ऑयल और गैस में भी सब्सिडी जाती है, क्योंकि आपको जिस रेट पे गैस मिलती है उसमें भी उज्ज्वला के उससे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, वो एक कारण है। तो और 17,000 करोड़ का पिछले साल R&D पे बजट दिया था गवर्नमेंट ने रिसर्च करने के लिए, कि यही आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना की थी। लेकिन हम लोगों ने शॉर्टकट मारा, हमारी कंपनीज ने, और उन्होंने कोई रिसर्च पे तो खर्च नहीं किया, बल्कि जो PLI से उनको जो बेनिफिट मिला उससे उन्होंने टैक्स भी नहीं मिला गवर्नमेंट को, और इसका फ़ायदा उठा के और अपना बना बाहर से कंपोनेंट लाके और सामान बेचना शुरू कर दिया। तो इस साल गवर्नमेंट ने अभी नकेल कसी है और अब कंपनीज़ को वार्निंग दे दिया है इस बजट में कि अब आप सोच लें, अब बहुत ज़्यादा दया नहीं की जाएगी, आप अपने तरीके से सर्वाइवल करेंगे। और इसीलिए उनने डिफेंस के लिए इस बार बजट बढ़ाया है। 24,096 करोड़ रुपए का डिफेंस बजट बढ़ाया है, करीब करीब 8% के करीब एक्स्ट्रा दिया है। तो पहले 1-2% ही होता था, जिसमें से 85% चला जाता था सैलरी में। तो इक्विपमेंट खरीदने के लिए हमारे पास वो नहीं होते थे। तो ये एक बड़ी विडम्बना थी कि आप एक सैनिक को बिना टेक्निकल
नो हाउ के, सपोर्ट के, उनकी व्यवस्था किए हुए कितने एडवर्स परिस्थिति में वो काम करते हैं और आप उनको लड़ाई के लिए छोड़ देते हैं, जिसका अंजाम हमने देखा कारगिल युद्ध में हमारे 527 सैनिक मारे गए। सिंदूर में भी अभी अचानक हमको वार करना पड़ा, जिसमें हमारे पहलगाम में 26 लोगों को स्पॉट पे मारे थे और बाकी और मारे गए हैं। तो उसके में भी करीब करीब 32 करोड़ रुपए उसके 3 दिन के ऑपरेशन में खर्च हुए। तो ये जो डेवलपमेंट का जो फंड होता है, जो इस तरह से गलत जगह चला जाता है, तो ये अब एक प्रॉब्लम है। इसको गवर्नमेंट धीरे धीरे सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। जैसा कि अभी आपने देखा होगा, आजकल जो वार हो गई है टेक्निकल हो गई है। तो रफाल जैसे मिसाइल, बड़ी बड़ी चीज़ें खरीदना भी हमारे सरकार की मजबूरी हो गई है, क्योंकि इंटरकॉन्टिनेंटल आजकल लड़ाई होती है। इसीलिए अपडेशन कर रही है गवर्नमेंट ने, रफाल भी लिया है और भी चीज़ें ले रही हैं, हथियार भी लिए हैं। चेस्ट में देखा होगा उनको जो कवच जो होना है वो भी नहीं होता उनके पास, हेलमेट नहीं है, नाइट विज़न वाले नहीं है, हेलमेट टेक्निकल होने चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, क्योंकि सैनिक उसको दिन भर पहना रहता है, वो भी नहीं है। हम हमारे बहुत इन्फीरियर क्वालिटी के हैं, जबकि यूएसए, यूक्रेन और इनमें देखेंगे आप, रशिया में तो इतने बढ़िया कंफर्टेबल होते हैं, जिसमें उनको अपने ऑपरेशन में सपोर्ट मिलता है, वो हमारे पास नहीं है। दूसरा देखा होगा आज जो वार हो गया है, बड़ी मिसाइल या न्यूक्लियर की तो धमकी देते हैं, न्यूक्लियर तो सुरक्षा के लिए हो गया है, लेकिन आपको क्या करना पड़ता है, अपने पास छोटे हथियार होना भी ज़रूरी होता है। जैसे आपने देखा होगा यूक्रेन में वार में अभी देखा होगा, इस रशिया जैसा स्ट्रॉन्ग कंट्री, जिनके बड़े बड़े मिसाइल हैं, न्यूक्लियर हैं, सब कुछ हैं, 3 साल से, जो 22 फरवरी को 3 साल हो जाएंगे वार के, उनके यहाँ भी उन्हें बड़ी बड़ी बिल्डिंग में, मास्को तक में उनने ड्रोन एक साथ 250-300 ड्रोन दे के अटैक किया था, जिसमें काफ़ी नुकसान भी हुआ था उनका। तो उससे ये समझ में आया कि सिर्फ बड़े हथियार होने से या मिलिट्री बड़ी होने से ही आप वार नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि इसमें एक्सपेंडिचर आपका ज़्यादा हो जाता है और सटीक टारगेट जो चाहिए, जिस चीज़ के लिए जो चीज़ चाहिए, वो नहीं हो पाती है। तो इसमें प्रॉब्लम ये थी कि टर्की रशिया का बॉर्डर का वो है, और वो नाटो का भी मेंबर है, और दूसरा इधर मुस्लिम वर्ल्ड का भी वो साथी बनता है, हितैषी बनता है। तो उसने सिंदूर वार में भी जो पाकिस्तान को हथियार दिया और ड्रोन दिए, और रशिया को, उसको यूक्रेन को दिया था, तो उन्हें रशिया पे अनमैन्ड जो वो ड्रोन से गिराए, हथियार गिराए, मारा, उनको गोले गिराए, तो उससे काफ़ी नुकसान हुआ। तो इससे ये सिद्ध होता है कि हमको अपनी मिलिट्री को हमेशा समय के अनुसार अपडेट करनी पड़ेगी और टेक्नोलॉजिकल नो हाउ पे, R&D पे खर्च करना पड़ेगा। पिछले साल जैसे कि 17,000 करोड़ रुपए का R&D का खर्च बच के आ गया था, जबकि गवर्नमेंट ने उनको दिया था हमारी कंपनीज़ को, और बोला था कि आप इस तरह के टैलेंट हंट करें और उनको लेके अपने यहीं पे सब चीज़ बनाए, निर्माण करें। तो वो काम नहीं हुआ और वो वापस आ गया। तो ये हमारी दूरदर्शिता का अभाव दिखाता है। और हमारा जो टैलेंट होता है, IIT से जो पढ़े हुए इतने टैलेंटेड लोग होते हैं, पूरे विदेशों में जाके वही हथियार बनाते हैं, वही हथियार हमारे मारने के लिए, हमारे लिए महंगे दामों पे आते हैं। और यही यूक्रेन में हुआ, यही सिंदूर वार में भी यही हुआ था कि टर्की ने उनको हथियार और सब शेप और पूरा लॉजिस्टिक ला के सपोर्ट किया। चाइना ने उनको सैटेलाइट से सपोर्ट किया। चाइना हमसे मीठा मीठा बोलता है, लेकिन सपोर्ट किया, और मैप और उससे उनको सटीक वो टारगेट भी बताए, हमारे पूरे वार की अपडेट किया था। तो अब इससे हमको सबक लेना चाहिए। अभी देखिए आप, उनको ज़रूरत पड़ी तो अब उनकी चीज़ों ने इकोनॉमी डाउन टर्न ले ली है,
इसीलिए अब वो हमारे तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। गलवान आपने एक देखा है इंसिडेंट डोकलाम का, ये दगाबाजी का, और हमारे 35,000 स्क्वायर फीट का अरुणाचल में ज़मीन दबाए हुए हैं। वहाँ से एक लेडी अभी पासपोर्ट पे वहाँ गई थी, चाइना गई थी, तो उसको अरेस्ट कर लिया उन्होंने कि तुम इंडिया के पासपोर्ट में कैसे घूम रही हो, क्योंकि वो अरुणाचल को अपना वो मानते हैं, अपना हिस्सा मानते हैं। वही हाल यहाँ पे सियाचिन का है, जो पाकिस्तान ने ज़मीन उसको दे दिया है। पाकिस्तान को सपोर्ट अमेरिका करता है। अब दूसरा पक्ष इसका बताती हूँ कि यूके ईयू का समझौता अभी हुआ। ईयू का समझौता के लिए क्यों आए हैं, बहुत बेचैन हो रहे थे, क्योंकि उनको अब दिखा कि ग्रीनलैंड पे अटैक करने वाला है, वेनेजुएला से उठा लिया। तो अब धीरे धीरे ईयू को भी लगता है कि हम भी छोटी छोटी कंट्री हैं, अब हमारी बारी हमारी भी आने वाली है। और जिस तरह से यूक्रेन पे को हथियार दिया है और अमेरिका अब साथ छोड़ रहा है, आंखें दिखा रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी इनका खामियाजा भुगतना पड़े। तो अब अमेरिका से उनका मोह भंग हो रहा है और इंडिया की तरफ उनने, और उनकी 1.1 की ग्रोथ से इकॉनमी चल रही है, तो वो एक अपने आप में भी प्रॉब्लम है। तो वो अब हमारी तरफ से बिजनेस का हाथ बढ़ाए हैं। तो ईयू ने आनन फानन में आके यहाँ पे मीठी मीठी बातें करके अभी 26 जनवरी को समझौता किए हैं। हथियार के लिए भी हुए हैं, टेक्निकल भी हैं, एग्री के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे थे कि एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस वो हमारे यहाँ बेच सकें। लेकिन चूँकि हम वेजिटेरियन हैं और हम अपने तरीके से हमारे छोटे छोटे किसानों को हमें सपोर्ट करना है, तो गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन अब दूसरा पक्ष को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हाथ से मौका निकल जाए। तो यूएसए को बेचैनी हुई, जो लगातार पूरे वर्ल्ड को टैरिफ के लिए धमका रहा था। दौड़े दौड़े आए हैं और उनके एक गोरा गोर आया हुआ है, जो 8 दिन से यहाँ बैठा हुआ है और बेचैन है वो समझौता करने के लिए। कल उनका समझौता का डिक्लेयर कर दिया है कि इंडिया टैरिफ का समझौता करने के लिए तैयार है। अब टैरिफ का ये बताऊँ, टैरिफ क्या था? कुछ नहीं था। जो 25% लगाया तेल के नाम पे, फिर लगाया 25%, फिर लगाया दोबारा से, ऐसे करके 50% लगाया। जो समझौता वो तेल नहीं लोगे करके उनने 25% एक्स्ट्रा लगा दिया। इसी तरह से पूरे वर्ल्ड को भी किया। जिन जो समर्थ लोगों ने, चाइना टाइप के हैं, उन्होंने तो मना कर दिया लेने से। और पेट्रोल भी जहाँ से लेना है वो ले रहे हैं, अपनी इकॉनमी चला रहे हैं। अब समस्या हिंदुस्तान को उनको दिखी कि इतनी बड़ी यदि 146 करोड़ की पॉपुलेशन चली जाती है तो हम अपना सामान कहाँ बेचेंगे। तो एक डील हुई है उनकी 12,000 करोड़ का ऑयल और गैस की जो हमारी सब्सिडी थी वो भी अब खतरे में पड़ गई है, क्योंकि वो अब हमें महंगा तेल वेनेजुएला से लेना पड़ेगा। अमेरिका से भी जो तेल आएगा महंगा आएगा, क्योंकि रशिया हमें सस्ता तेल देता था और जामनगर रिफाइनरी में आता था जो तेल, तो उससे फर्टिलाइज़र, प्लास्टिक, रेयॉन, बहुत सारी चीज़ें, पेंट में यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। लेकिन वो भी खतरे में पड़ गई है। और अभी आपने देखा होगा हमारा जो डॉलर है 91.98 डॉलर डेप्रिसिएट हो गया। तो ये एक रुपये यदि डेप्रिसिएट होता है तो दैट मीन्स 70,000 करोड़ का पर डे का हमारा नुकसान होता है, क्योंकि हमारे ऊपर इस समय डेवलपमेंट की वजह से लोन काफ़ी हो गए हैं। तो ये हमारे लिए खतरा होता है, क्योंकि इससे फिर हमारा प्रोडक्शन का जो होता है वो महंगा हो जाता है, अंदरूनी महंगाई भी हो जाती है। और हमारा जो सामान महंगा हो जाने के कारण, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाने के कारण हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये एक नुकसान हुआ बजट का। दूसरा, उनकी सबसे ज़्यादा नज़र है एग्रीकल्चर पे है उनकी नज़र, क्योंकि उनके यहाँ सोयाबीन बहुत होता है जो चाइना ले रहा था, अभी चाइना ने मना कर दिया है। और मक्का होती है, बड़े बड़े खेत होते हैं उनके पास, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, कंजम्पशन उतना नहीं है। तो वो और जेनेटिकली वो सीड से बनाते हैं जो मक्का, स्वीट कॉर्न जैसी आती है, वो देखा होगा। तो वो यहाँ लाके अब डंप करेंगे। उसके लिए अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि
डील हो गई है, क्योंकि उनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने भी वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अमेरिका में जाके कि हमारी अच्छी डील हो गई है, मोदी बहुत अच्छे हैं और हम सब अच्छा है और बहुत अच्छा, हमारी अच्छी वार्ता हुई, ये कर रहे हैं। और ट्रंप ने भी अपने ट्रुथ में कहा है कि वो हमारा जीरो जीरो टैक्स लगा के वो हमारा सामान लेने को तैयार हैं। अब इसका मतलब क्या होता है कि उनका जो सामान है यहाँ आएगा जब सस्ता हो जाएगा, जो एग्री प्रोडक्ट है, और वो जेनेटिकली जो है वो हम लोग खाते नहीं हैं, दूध घी वो भी है, वो यदि डील वो जिस तरह से वो वहाँ पे हल्ला कर रहा है ट्रम्प, तो ये हमारे किसानों के लिए खतरे की घंटी है और इसमें हमें बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा, क्योंकि एग्री को अभी तक गवर्नमेंट ने बचा के रखी है और कहीं कहीं से बात पता लगती है कि वो यदि मक्का आएगी तो वो इथेनॉल के लिए आएगी। तो ये तो ऐसा होता है कि जैसे कहते हैं ना अपन, अंगुली पकड़ के पहुंचा पकड़ना, वो बोलते हैं, वो वाली कहावत हो गई। यदि आज वो एथेनॉल के लिए मक्का बेच देते हैं यहाँ पे, तो पता लगा परमानेंटली उनकी एक वो हो जाएगी, आदत हो जाएगी कि हम इनको तो बेच ही लेते हैं, तो फिर ये एक ट्रेडिशन बन जाएगा। तो और फिर हमारे जो किसान यहाँ आजकल काफ़ी होती है, वो कहाँ जाएगी? हमारे जो छोटे छोटे किसान जो दूध घी अपने करके 2-4 हज़ार रुपये महीने का कमा के अपनी जीविका चलाते हैं, उस पर भी एक गाज गिर जाएगी। तो ये हमारे किसान भाइयों को बिल्कुल इसमें सोचना चाहिए और गवर्नमेंट के सामने अपनी बात को ज़रूर रखना चाहिए। और गवर्नमेंट ने 18,575 करोड़ की जो फर्टिलाइज़र सब्सिडी देती है, तो हमेशा वो वहाँ पे WTO में उसमें चिल्लाते हैं कि ये किसानों को सब्सिडी देते हैं, ये करते हैं, जबकि वहाँ पे गवर्नमेंट खुद करती है। चाइना तो पूरा 60% पूरी ऐड देती है अपने वहाँ पे एंटरप्रेन्योर को और किसानों को, और उसके बाद में खुद परचेसिंग करके एक प्लेटफॉर्म बना के और सेल करती है। तो अब सोचने वाली बात है कि हमारे किसानों का क्या होगा। इसीलिए मेरा ये मतलब था कि हम इस मामले में ज़रूर गवर्नमेंट पे दबाव बनाएं, एक साथ हो जाएं और एरिया वाइज अलग अलग प्रोड्यूस हैं वहाँ से हम वो करें। दाल का एक है वर्ल्ड में, दाल मैंने जैसा कि मुझे मालूम है कि दाल हम ही लोग खाते हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है ना कि दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। गरीब आदमी भी खाता है हमारे यहाँ दाल, उनके यहाँ दाल बहुत होती है। अब कौन लेगा? ब्रेड अंडा और मीट खाने वाले लोग हैं वो, तो बर्गर वर्गर, तो वो हमारे यहाँ अब दाल पे उनकी नज़र है कि हम दाल भेजेंगे। अब मेरा किसान भाइयों से एक कहना था कि क्या करना चाहिए हमें, हमारा चूँकि डिफरेंट क्लाइमेट है, ये है, तो हमें अलग अलग एरिया में अलग अलग क्रॉप लगानी चाहिए और इसका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को बिल्कुल एक्टिव हो जाना चाहिए। नहीं तो एक ही टाइप की क्रॉप बोने से हमारा नुकसान होता है। हम खाने का तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, ये बड़ी विडम्बना है। मलेशिया सिंगापुर से पाम ऑयल आता है और सड़क पे समोसे कचौड़ी बन रही हैं धकाधक और खा रहे हैं और अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। और सरसों हमारे यहाँ होती है, सोयाबीन होता था, अभी भी होता है, दवाइयाँ वगैरह डालें तो अभी भी होता है। चूँकि हमारा मानसून पर डिपेंड है कंट्री, इसीलिए थोड़ा सा नुकसान हो जाता है, फिर भी जहाँ कम पानी होता है वहाँ होता है। तो तिलहन है, सरसों है, मूंगफली है। यदि हम सब डिफरेंट चीज़ें करेंगे तो इनसे हमारे एनिमल के लिए खली मिलती है, तेल मिल जाता है डिफरेंट तरह के, और ये प्रोड्यूस महंगे भी बिकते हैं। तो ऑयल की भी हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। नारियल का तेल भी होता है, इतने नारियल होता है कोस्टल होने से। धान बहुत होती है, तो अभी तो शायद सुना है मैंने ब्राउन ऑयल भी आने लगा है। तो तेल का जो इंपोर्ट का जो खर्चा है वो बचेगा और किसानों को सेल्फ सफिशिएंट बनाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपसे फिर एक बार कहती हूँ कि किसान भाइयों, आप अलर्ट हो जाओ और बिल्कुल किसी अपना मोर्चा संभाल लो सब एरिया से इकट्ठे होके, और कोई ये बड़े बड़े जो किसान के जो ठेकेदार बनते हैं उनको रास्ता दिखा दो। आप स्वयं अपने अपने एरिया से आके और मोर्चा संभालो, अपनी बात रखो एरिया में, अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास रखो
वहाँ जो एग्रीकल्चर का जो ऑफिसर होते हैं, कलेक्टर के ऑफिस में, उनसे अपनी बात रखिए। यदि वो काम नहीं करते हैं, घूसखोरी करते हैं, कट 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 सब्सिडी कट बहुत बड़ा एक धंधा चलता है। कहते ज़रूर हैं कि हम सोलर लगा लो, ये सब्सिडी ले लो, वो ले लो, लेकिन कट सब जगह चलता है। फर्जी फर्जी बीज बेचे जाते हैं। तो इस पे जब तक इन सब चीज़ों पे लगाम नहीं लगाएंगे तो हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। बड़ी शान से गवर्नमेंट हमारी कह रही है कि वो ईयू से समझौता किया तो हम एक्सपोर्ट खुल जाएगा हमारा, यूएसए से हमारा ये एक्सपोर्ट कर देंगे। अरे वो तुम्हारा सामान लेने ही वाले नहीं है, उनके इतने स्ट्रिक्ट मापदंड हैं, पॉपुलेशन कम है, उनके पास सब कुछ है, और वो तो सिर्फ अपना सामान बेचने के लिए मार्केट खुलाया है। अभी जितने जगह से टाई अप हुआ है, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया से फ्री ट्रेड हुआ है, तो सब जगह इंडिया ने घाटा उठाया है। हम बांग्लादेश से भी कपड़े और सामान के मामले में घाटा उठाए हैं। म्यांमार का वही हाल है, श्रीलंका को भी हम देते हैं, नेपाल का खर्च उठाते हैं। तो इस तरह से हमारी हालत ख़राब होने का कारण यही है, और हमारा मनी डेप्रिसिएट हो गया। अब जब इतनी कड़ी परिस्थिति हमारी हो गई है तो हम मिलिट्री में कंप्रोमाइज़ करते हैं, और यदि हमारा मिलिट्री में हमने कंप्रोमाइज़ किया तो आने वाला समय बहुत ख़तरनाक होने वाला है। क्योंकि मैंने जैसा स्टडी किया है कि वर्ल्ड वार 3 का माहौल बना चुके हैं ये लोग, और इसमें ये जो सुपर पावर हैं ये ही लड़ाने वाले हैं, और उनके वो तो दूर रहते हैं। और जन धन का या जो हमारे डेवलपमेंट का जो भुखमरी का जो माहौल बनेगा वो हमारा बनेगा, इन्हें कुछ नहीं होना है। तो इससे सतर्क हो जाएं। और मेरा आज का बताने का ये था कि हम अपने जो मिलिट्री हेड पे जो गवर्नमेंट ने थोड़ा बुद्धिमानी दिखाई है कि इस बार खर्च ठीक किया है, और धीरे धीरे इसी तरह से बढ़ाना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। नहीं तो यदि हमें ये हमारी सॉवरेंटी नहीं रहेगी तो हमारा कुछ नहीं बचने वाला है। जो 2000 साल हमने जो गुलामी में गुजारे वो आगे भी गुजारने हैं। इसमें हाँ एक मुद्दा और ज़रूर सोचना चाहिए। 3.5 फ्रंट जो अभी खुले हुए हैं उसमें जो आधा फ्रंट कहते थे हमारे बिपिन रावत, वो आधा फ्रंट हमारे घर में ही है। जो गद्दारी करने वाले लोग हमारे घर में ही है, आप देखें और ये बाहर सपोर्ट करते हैं। एक आसिम मुनीर है जो खुलेआम बोलता है कि हिंदुओं को मारो, ये हमारे काफिर हैं। एक सार्वजनिक मंच से जो एक जिम्मेदार पोस्ट पे जो आदमी है वो कहता है, और उसको अमेरिका फिर अपनी गोदी में बिठाता है। और बांग्लादेश में जो हुआ, आंख बंद किया हुआ है, वो भी पाले हुए हैं, उसको चाइना भी सपोर्ट करता है। तो इन सब चीज़ों से हमें सबक लेना है कि हमें अपने बॉर्डर को बहुत सुरक्षित करना है और गवर्नमेंट के साथ खड़े रहना है। इतना कह के मैं आपसे वाणी को विराम देती हूँ, और फिर आपकी सहयोग की भी आकांक्षा करती हूँ। जय हिंद।